खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में और हम सुप्रीम कोर्ट से जुड़े चंद अहम मामलात जो हैं उस पर ही डिस्कशन करेंगे। दरअसल बात यह है कि जूँ जूँ वक्त गुजर रहा है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो कमज़ोर तो पड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ये है कि उनकी रिटायरमेंट भी करीब आ रही है। हुकूमत ने अटैम्प्ट्स भी की, बहुत सारी कोशिशें भी हुई कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के इख्तियारात को महदूद किया जाए। अब उसमें रीज़न्स भी थी, वजूहात भी थी, मतलब हमें हवा में उन्होंने चीज़ें नहीं की थी। ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ ने जो है वो ये तसर भी दिया कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो वन मैन पावर शो बन चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो आर्डर है वो आपके सामने है, जिसमें चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल को वन मैन पावर शो करार दिया गया था और कहा गया था कि उसने मुतलकुल अनानियत कायम कर रखी है, यानी कि आमरीत नाफिज कर रखी है। और सिर्फ ये नहीं है बल्कि वो पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के इदारे को जो है वो एक मखसूस जमात की फेवर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इमरान खान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि फिर चीज़ें ये भी यहाँ तक वाज़े हुई, ये आप चीज़ें सारी आपकी जो है वो यादाश्त में महफूज हैं कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सासू माँ की ऑडियो आ जाती है, जिसमें वो ख़ुद आपको आइडिया हो गया कि सासू माँ जो है वो किस तरीके से चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल पे असरअंदाज हो रही है। और इसी वजह से यहाँ तक भी दोस्त कहते हैं कि जी ये सासू माँ का जुरिस्प्रूडेंस जो है वो अप्लाई है। तो जब सासू माँ का जुरिस्प्रूडेंस अप्लाई कर रहा हो तो फिर आइन व कानून इंसाफ जो है वो एक तरफ चला जाता है, वहाँ पे फिर शख्सी ख्वाहिशात मफादात जो हैं वो जो है अहमियत पकड़ लेते हैं। और यही कुछ हम देख रहे हैं कि बड़े अरसे से जो है सुप्रीम कोर्ट में आइन इंसाफ कानून की तो ख़ुद धज्जियाँ बिखरी जा चुकी हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी फिर कुछ इस तरीके से तकसीम हुए कि कुछ ऐसे जजेस जो अपना माइंड रखते हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनकी अपनी सोच है, उन जजेस को जो है ना ही बेंच दिया जाता है, ना ही उनको बड़े फैसले पोलिटिकल दिए जाते हैं। हम ख्याल जजेस बिठाए जाते हैं और वो हम ख्याल जजेस जो हैं वो माल भी बना रहे हैं, ये सिंपल सी बात है। और फ़ैसले भी ऐसे दे रहे हैं कि जिन फ़ैसलों की फिर औकात टोटल इतनी होती है कि उन पे इम्प्लीमेंट भी नहीं होता और समझ आ जाता है कि ये फ़ैसले जो हैं वो बादियुल नज़र में बदनीयती पर मबनी फ़ैसले दिए जाते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि अगर पार्लिमान कानून बनाता है, पार्लिमान क्यों, यानी कि पहली बात यह है कि पार्लिमान ने कानून क्यों बनाए, इसी वजह से बनाए कि यार चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है ये आइन व कानून के मुनाफी है। इसकी जो है वो पाकिस्तान की आइन व कानून में तो गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की जो रिवायात हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो अदालती नज़ीरें भी हैं, जो रिवायात हैं, ख़ुद उसमें भी इनकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से हुकूमत ने कानून साजी की, दो कवानीन बनाए गए। एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट आर्डर एक्ट है। ये दो कवानीन बनाए और एक कानून को इन्होंने उड़ा दिया और दूसरे कानून से मुतल्लिक यानी रिव्यू एंड आर्डर से मुतल्लिक आज इलेक्शन कमीशन की जो नरसानी दरख्वास्त उसके साथ उसको कलब कर रखा है। और आज बरमला ये भी कहता है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल कि जब दरख्वास्त गुज़ारों से इस्तदा की गई भाई इस पे भी हुक्म इम्तना दे दें, तो उन्होंने कहा हम हुक्म इम्तना नहीं देंगे, ऑलरेडी हम एक के ख़िलाफ़ दे चुके हैं तो दूसरे कानून के ख़िलाफ़ हम हुक्म इम्तना नहीं दे रहे। बात यह है कि इनकी आप यहाँ से चीज़ें समझ जाएंगे, मैं कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल कर जाते हो, तो इसी वजह से आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप जो अल्फाज इस्तेमाल करें। कमेंट्स सेक्शन मेरा ओपन है आपके लिए। मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की बात है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड रिव्यू आर्डर जो है एक्ट उस पे स्टे नहीं दिया। इट मीन कि वो इम्प्लीमेंट है, वो कानून बन चुका है। तो जब कानून बन चुका है, तो जब कानून बन चुका होता है तो हर जज के ऊपर उस कानून को फॉलो करना फ़र्ज़ हो जाता है ना, क्योंकि उन्होंने आइन और कानून का हलफ लिया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ये उसको फॉलो नहीं कर रहे। उसमें लिखा हुआ है कि नज़रसानी जो है वो लार्जर बेंच सुनेगा, तो ये इन्होंने लार्जर बेंच भी नहीं बनाया। एक तरफ कह रहा है बंदयाल साहब कह रहे हैं कि हम जो है वो स्टे नहीं दे रहे हम, लेकिन दूसरी तरफ उस पर इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे। तो अब मैं इसको क्या कहूँ, आप बताओ, आप इसको क्या कहेंगे? एक तरफ स्टे भी नहीं दे रहा, दूसरी तरफ उस पर इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहा, तो अब मैं इसको क्या समझूँ? सिर्फ ये नहीं है, हर चीज़ों में ऐसा हो रहा है। अब ये खबर आ रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू आपने देखा है ना, ये बिल्कुल शारा दस्तूर के माथे के ऊपर
बिल्कुल फ्रंट पे एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू। तो कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू में एक जज साहब हैं, ईमानदार जजेस में से, हम ख्याल जजेस में से, जस्टिस जाजुल एहसन। वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के जो ठेकेदार थे, जो सेठ थे, उसके वकील थे। फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का उस बंदे ने बतौर जज केस यहाँ पे सुना, सुप्रीम कोर्ट में सुना। और फिर आगे की बात नज़रसानी आई, तो अब नज़रसानी में 15 के लिए वही बेंच बना दिया। उसमें वो जज मौजूद है जो खुद कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वालों का वकील था यार। अब आप इसको क्या कहेंगे? ये तो इंतहा है ना कि भाई सासू माँ का केस जुडिशल कमीशन को बंदियाल ने उड़ा दिया। सासू माँ वाला जो जुडिशल कमीशन बना था उसके खिलाफ प्रोब करने वाला, उसको भी उड़ा दिया। हुकूमत ने एतराज़ किया कि भाई आपकी तो सासू माँ इन्वॉल्व है, आप इस मामले पे क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना नहीं चाहिए। आइन कानून और आपके जजेस का जो ज़ाब्त अखलाक है वो मुनाफी है, वो आपको मना करता है, वो आपको बार करता है कि आप इसमें नहीं बैठ सकते। कहता है मेरी मर्ज़ी, मेरा बेंच, मेरा इख्तियार, मैं जो भी करूँ करूँ। ये बंदियाल कहता है, तो फिर दूसरे जज भी तो यही करेंगे ना। तो यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहे हैं। अब मैं इसको क्या कहूँ, या आप खुद इस पर बेहतर। अच्छा, फिर ये नहीं, दूसरी बात ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। अब इन्होंने क्या है कि कल 14 जून है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की असामियों पे तैनाती होनी है, ठीक है, 2 जजेस की सीटें खाली हैं। अब बारी है सिंध हाई कोर्ट के जज की कि सिंध हाई कोर्ट से जज यहाँ पे लाया जाए। एक है पेशावर हाई कोर्ट का मैटर, ठीक है। तो अब पेशावर की मुसर्रत हिलाली का नाम फ्लोट हो गया। सिंध से जो फ्लोट हुआ, जो नाम तजवीज़ किया गया, वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख का। ऑलरेडी है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख के साथ ज़्यादती हुई कि पहले भी उसकी बारी थी, लेकिन वो जूनियर जजेस जो हैं वो यहाँ पे लेके आ गए सिंध हाई कोर्ट से। और वजह क्या थी कि कोई सिंधी जज सुप्रीम कोर्ट में ना लग सके। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 15 जज हैं, कोई एक भी जज एथनिकल सिंधी नहीं है। जो जज लगाए जाते हैं वो या तो लाहौर के होते हैं, ठीक है, ये मैं तस्सुब की बात नहीं कर रहा, मैं आपको हक़ाइक़ बता रहा हूँ। लाहौर का जज होता है, लाहौर का बंदा होता है, वो कराची चला जाता है, कराची में जो है वो अपना डोमिसाइल कराची से बनवा लेता है और फिर इंडक्ट हो जाता है सिंध हाई कोर्ट में बतौर जज, और फिर वो यहाँ आपके सिंध की नुमाइंदगी करता है और यहाँ पे एक जज बन जाता है, और फिर वो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस भी बनेगा। ये ज़्यादतियाँ हो रही है। अब जब सिंध की बारी आती है तो वहाँ से जो है वो लसानियात बेस पे उर्दू स्पीकिंग को लेके आ जाते हैं और मेरिट के बरखिलाफ़। चलो मेरिट पे कोई आ जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है, चाहे वो उर्दू हो, पंजाबी हो, पश्तो कोई भी हो, हमें उससे गर्ज नहीं है कि मेरिट पे तो जो हो। लेकिन मेरिट पे जो सीनियर जजेस होते हैं उनको, वो चूँकि सिंधी होते हैं तो वो जान के मेरिट की खिलाफ वर्जी की जाती है, और फिर जूनियर जज जो हैं नॉन सिंधी वो लेके यहाँ पे भर्ती कर दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इसी वजह से इन 15 जजेस में से एक जज भी जो है वो सिंध का नहीं है, ठीक है। यूँ तो बस छोड़ें, मैं फिर कहेंगे कि आप जो है रेसिज्म की बात कर रहे हैं, लसानियात की बात कर रहे हैं, जबकि ये वर्ड खुद लसानियात बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो बहरहाल बात अब ये आया कि अहमद अली शेख को लगा नहीं रहे। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट से चलो कोई और एथनिकल सिंधी जज लेके आ जाओ जो उसके बाद सीनियर है, उसके बाद नहीं। 5वें नंबर पे शफी सदीकी का नाम तजवीज़ करता है चीफ जस्टिस। खैर उस पर इतफाक़ नहीं होता कि ये तो बिल्कुल ही जूनियर है। तो अब चीफ जस्टिस ने क्या किया, जब मुसर्रत हिलाली का मैटर आ रहा है या ये कल इजलास आ रहा है, तो अब मुसर्रत हिलाली पे तकरीबन इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है तकरीबन, उसकी फॉर्मेलिटी होनी है। लेकिन चीफ जस्टिस ने एक और पता खेल दिया। 2 हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट से जो जज रिटायर हो गए, अब जो रिटायर हो गए तो वो रिटायर हो गए ना, उनके नाम भी इसने साथ में नथी कर दिए। अब वो नाम, वो जो 2 जजेस हैं उनके बारे में रूल लायक और रूल अमीन और दूसरा कैसर रशीद, तो ये 2 जज हैं, तो जस्टिस हैं, रिटायर हो गए हैं। इनके नाम इस वजह से ये PMLN के क्लोज़ हैं। अब वजह इसने जो है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा और हुकूमत के दरमियान दरार डालने की कोशिश की है कि चूँकि जुडिशल कमीशन का जब इजलास होगा तो हुकूमती टीम जो है वो तो ये कहेगी कि भाई ये तो बंदे हमारे हैं,
तो ये कोई लगाए जाएँ तो मुसर्रत हिलाली को वो साइड पे करेंगे, और मुसर्रत हिलाली को नॉमिनेट किया है या मुतजवीज़ किया है जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने, और यूँ काजी फैज़ ईसा और हुकूमत के दरमियान फड्डा जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये बंदियाल ने जानबूझ के ऐसा किया है। अब इसको पता है मैंने तो रिटायर हो जाना है, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट रेज़ करना चाह रहा है और हर मामले पे इसने यही कर रहा है। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं जी वो बंदियाल जो है वो अब बैठ गया, अब उसमें वो चीज़ नहीं है, लेकिन ये एंड तक हर मुमकिन कोशिश करेगा कि जजेस को आपस में, जैसे इसने लड़ाया, ये बंदियाल ने ही लड़ाया ना, चीफ जज जो यही है ना, इसका चीज़ होती है कि हाउस इन आर्डर करना सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन इसने लड़ा दिया। और लड़ाई की इंतहा क्या देखी कि जो पंजाब इलेक्शन कमीशन वाला ये डिटेल जजमेंट आया है वो मुनीब अख्तर से लिखवा दिया, और मुनीब अख्तर के बारे में मशहूर है कि वो हवा में फैसले लिखता है, फ़िलासफ़िकल फ़ैसले होते हैं जिसका आइन और कानून से दूर पार का भी वास्ता नहीं होता, और अपने आप को समझता भी है ये कि शायद मैं गोरा जज हूँ। चिट्टी चमड़ी क्या है तो अपने आप को भी गोरा जज समझने लग गया, ये हकीकत है, ठीक है ना। तो बिहेव और एटीट्यूड भी यही दिखाता है और कोशिश भी उसकी यही होती है, और अपने आप को समझता है कि जैसे वो जो है अरस्तू यही है, अफलातून यही लगा बैठा है, हवा में बातें हैं। ओ भाई, वो अरस्तू अफलातून तो वो फिर भी लॉजिकल बातें करते थे, मंतक पे बातें होती थी, इसकी कोई बात भी मंतक पे नहीं है, हवा में तीर मारता है। जैसे वो कहता है जी 4-3 का तो डिबेट ही नहीं है, फैसला जो है वो 4-3 का है ही नहीं, 7 का तो बेंच नहीं था। भाई 7 का बेंच नहीं था ये तो सब मानते हैं, लेकिन बात ये है कि वो जो 4 जजेज़ जिन्होंने कहा कि 184(3) नहीं बनता, उनका राय किधर है? वो आपने टी रूम में जो चीज़ें तस्लीम की हैं वो आप कहाँ चले गए? वो तस्लीम करके आपका बंदियाल साहब मुकर जाता है ओपन कोर्ट के अंदर, कुरान मजीद की आयत पढ़ता है और नीचे से वो मुकर जाता है। ये इसका करैक्टर है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का। और अल्लाह की मान कि मैं सच बता रहा हूँ कि जब भी ये कुरान की आयत पढ़ता है ना, मैं समझ आता हूँ कि ये कोई ना कोई बड़ी डंडी मारेगा, और हकीकत में होता भी यही है। जब भी ये कुरान की आयत पढ़ता है ना, तो ये अपनी डंडी को जस्टिफाई करने के लिए कुरान का सहारा लेता है। जो इतने लोग जो ऐसे जैसे लय लोग हों तो हमारी लोकल ज़बान में उनको कुरानी कहते हैं। तो ये चीफ जस्टिस भी मुझे तो बादियुल नज़र में फिर कुरानी ही लगता है, और कुरानियों की अहमियत क्या है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। हमारे इलाके में जाके पूछ ले कुरानियों की अहमियत क्या होती है, कितनी उनकी औकात है, कितनी उनकी अहमियत है। तो बहरहाल ये अगर कुरान पढ़ता है तो फिर कुरान वाला ही इससे पूछेगा। मैं और आप तो रहे, हुकूमत ने भी बेहतरीन कोशिश की, लेकिन आइनी ओहदेदार है, ओहदा है इसके पास, हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत के भी हाथ बंधे हुए हैं। तो इसी वजह से अब मामलात जो हैं वो अल्लाह के ही सपुर्द है। बहरहाल इसने रिटायर हो जाना है और ये बारमला कह भी चुका है। मैं चाहता हूँ मुझे जो है वो तारीख़ अच्छे अल्फाज में याद रखे। वो बाबा तुझे तारीख़ को कौन से अच्छे अल्फाज में, तूने कौन सा अच्छा काम किया है जो तारीख़ तुझे अच्छे अल्फाज में याद रखेगी? वो कहते हैं ना कि जो अजीम इंसान होते हैं ना वो अपनी मौत के बाद भी ना उनकी अज़मत में इजाफा होता रहता है। लेकिन तू अब ये बंदियाल साहब रिटायर हो जाएंगे ना, इसकी अज़मत क्या, अज़मत तो है ही नहीं। अज़मत सही शेख तो कब का रिटायर हो गया, ये तारीख़ के कूड़ेदान के हिस्सा बनेंगे। हाँ, कोई अच्छा काम कर जाता ना, इसको मौके मिले थे कफ़ारा अदा करने के, अच्छे काम कर जाता ना तो इसको बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया जाता। लेकिन इसको कौन से अल्फाज में याद किया जाएगा वो अब आपके सामने है, वो नोश्ता दीवार बन चुका है। तो बहरहाल एट दी एंड यही है कि बातें तो बहुत सारी हैं इनके अंदर। ये जो इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग देख रहे हैं इसके अंदर जो कुछ होता है ना, बहुत कुछ है रुदाद सुनाने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें आएंगी हम आपको सुनाते रहेंगे। एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।